हम लोग देखने वाले हैं क्या, करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स में अभी आज की न्यूज है 27 मार्च 2026। जो भी न्यूज इसमें आज आई है, इन सारी चीजों के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही कम समय में इन सारे पॉइंट को हम लोग डिटेल डिस्कशन कर लेंगे। जो जो चीजें इसमें हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होती है, बाकी सारी चीजों पे हम थोड़ा सा चर्चा कम करते हैं। आप जानते होंगे कि जिन चीजों को हमें लगता है कि भाई ये हम लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, उन सारी चीजों को हम ज्यादा डिटेल डिस्कशन नहीं करते हैं। तो चलिए आते हैं यहाँ से और एक एक पॉइंट को समझते हुए चलते हैं। कुछ ऐसी प्रमुख खबरें आई हैं हमारे सामने 27 मार्च 2026 प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? पहली बात तो यहाँ पे राष्ट्रीय न्यूज जो भी रहेगी उनके बारे में हम बात करेंगे। जैसे फाइनेंस बिल 2026 पारित किया गया है, जो लोकसभा ने ध्वनि मत से संशोधन करके इसे पास किया है। फिर इसी में हम बात करेंगे अमृत भारत स्टेशन योजना। फिर इसी में हम लोग बात करेंगे कि गृह सुगम पोर्टल के बारे में, रक्षा और तकनीकी के बारे में। तो इन सारी चीजों के बारे में, साथ में अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में हम कुछ देखेंगे न्यूज, और राज्य न्यूज और पर्यावरण। तो ये जितनी भी चीजें हैं इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और एक एक चीजों को समझते हुए चलेंगे। चलिए देखिएगा, सबसे पहली पॉइंट यहाँ पे याद रखना है आपको क्या। तो हम सबसे पहले भाई आ जाते हैं कहाँ से, तो हम आ जाते हैं सबसे पहले स्टार्ट करते हुए इस टॉपिक पे, और अपना यहाँ से हम देखते हैं अंतरराष्ट्रीय न्यूज। पहले हम अंतरराष्ट्रीय न्यूज को ही कवर कर लेते हैं, ठीक ना। अंतरराष्ट्रीय न्यूज से ही हम लोग स्टार्ट करते हैं और इस अंतरराष्ट्रीय न्यूज के बारे में ही हम लोग समझ लेते हैं फर्स्ट पॉइंट के रूप में, ठीक। चलिएगा देखिएगा इस अंतरराष्ट्रीय न्यूज में हम लोगों को क्या समझना है। चलिएगा पहली खबर यहाँ पे क्या है, पहली खबर है G7 शिखर सम्मेलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जून 2026 में फ्रांस में हिस्सा लेंगे। G7 सम्मेलन है। G7 सम्मेलन क्या है कि दुनिया के 7 सबसे उन्नत और औद्योगिकी में जो लोकप्रिय देश हैं वे लोग मिलके एक साथ मिलके और क्या बनाने जा रहे हैं। ये जो सम्मेलन बना हुआ है G7 जो है, इसमें क्या करेंगे तो भाई इसमें जैसे कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूके है, ठीक है। ये सभी एक साथ मिलते हैं और ये अनौपचारिक मंच है जिसकी स्थापना अगर हम बात करें तो लगभग 1975 में हुई थी, ठीक है। 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। और अगर बात करते हैं तो ये क्यों किया जाता है, तो वैश्विक सुरक्षा के लिए और वैश्विक सहयोग के लिए। देखिए ध्यान से बात समझने वाली है, जितने बड़े बड़े लोग हैं वे सभी एक साथ मिलकर ऐसे सम्मेलन करते हैं। ये केवल देशों में नहीं, केवल विश्व के बड़े बड़े देशों में नहीं, बल्कि ये सामान्य जीवन में भी अगर हम बात करते हैं तो हर एक जगह केवल प्रॉब्लम किन्हें आती है, जो छोटे होते हैं, गरीब होते हैं, पिछड़े तबकों के लोग होते हैं, इन्हीं लोगों को प्रॉब्लम आती है। बाकी हर जगह बड़े लोग एक साथ मिलकर किसी भी कार्य को अंजाम देने में माहिर होते हैं। जैसे आज अभी इस समय में हमारे देश में डीजल, पेट्रोल, गैस जैसी समस्याओं को लेके जहां पूरी आम जनता लाइनों में खड़ी है, क्या हम लोग केवल इसीलिए इस धरती पे अवतरित हुए थे कि हर एक बार केवल हम लोगों की क्या इसमें गलती है कि किसी भी समस्या में
देश का कोई बड़ा आदमी उसमें शामिल हो ना हो, उस समस्या में वो आए ना आए, लेकिन उस समस्या के पीछे उसका योगदान भरपूर रहेगा। इस देश में 2016 से 2014 से 2019 में 2022 में हर बार जनता बेचारी जो आम जनता है केवल लाइनों में खड़ी होने के लिए आई है। हर बार केवल लाइनों में खड़ी, नोटबंदी के समय में लाइनों में बैंक में खड़े होना, जहां बैंक के एक एक से ऐसे बेवकूफ अधिकारी हैं जिन्हें इस बात का एहसास नहीं होता है कि हमारे यहाँ आए हुए जो उपभोक्ता हैं इन्हें हम किस तरीके की सुविधा प्रदान करें। एक दिन में 10 बार दौड़ाना इनका हमेशा का नियम हो गया है। इन सारी समस्याओं से नोटबंदी में सरकार के कुछ कमियों की वजह से जहां पे जनता इतनी ज़्यादा लाइन लगाई है, इसके बाद आया है कोरोना का समय, उस समय वैक्सीनेशन में, अन्य समस्याओं में, वहां भी जनता केवल लाइन लगाई है। फिर से आ गया जहां एलपीजी गैस क्राइसिस हुआ तो एलपीजी गैस के लिए लाइन लगी है। और अब नई खबर 2-4 दिनों में पूरी तरह से जितने भी पेट्रोल डीजल की जो टंकियां हैं वहां पर हर एक एजेंसियों पे देखा जा रहा है कि भर भर के लाइन लगाई गई है। और इनमें कुछ हमारे देश के निठल्ले नेता हैं जिनको कुछ नहीं जानकारी, वो कह रहे हैं कि भाई हर एक जगह से डीजल पेट्रोल सारी चीजें मिल रही है, केवल लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। उन्हें दिखाना चाहिए जो हर एक एजेंसियों पे इतनी भीड़ लगी है, क्या ये बेवकूफ लोग हैं जो वहाँ पे भीड़ों में खड़े हैं? तो इन सारी चीज़ों के पीछे रीजन सिंपल सा है कि हमारी व्यवस्थाओं में कुछ भ्रष्ट लोग आ गए हैं जिनकी वजह से ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। इनमें क्या कैसे सुधार किया जा सकता है? तो इनमें सुधार का एकमात्र तरीका है कि आपके हाथ में जो जिम्मेदारी है उन जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से निभाना। जी हाँ, इस बार या किसी भी बार जब आपको ये कहा जाता है कि मतदान करने का अधिकार आपको है, अपना मत दे रहे हैं, अपना विचार दे रहे हैं, तो ऐसे निठल्ले लोगों को मत ना दें जिनके वजह से हमारा देश, हमारी जनता, हम लोग परेशान हो सके। तो इन सारी चीज़ों पे ध्यान देते हुए अपना मत अपने ही ऊपर राज करने वाले ऐसे व्यक्ति को बैठाना चाहिए जो हमारे सुख दुख को समझ सके, केवल अपने पेटी को भरने में ना लगा हुआ। तो इन सारी चीज़ों को भी हमें ध्यान देते हुए चलना है। चलिए G7 के बारे में समझते हैं हम लोग, और G7 के बारे में कुछ जरूरी चीज़ें। तो यहाँ से G7 को भाई हम आपको दिखाते हैं हर एक पॉइंट। ऐसा इसलिए आज से इस करंट अफेयर्स में ये नई चीज़ें आपको हम दिखाना शुरू कर रहे हैं कि हर एक चीज़ें हम यहाँ से देखते हुए चलेंगे। ठीक है, सारे पॉइंट्स आपको दिखाए जाएंगे, जो भी इमेज वगैरह होंगे आपको दिखाते चलेंगे, क्योंकि भाई कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। सारी चीज़ें जब डिजिटल हो ही चुकी हैं तो फिर इसमें देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम सारी चीज़ों को एक एक करके समझते हुए चलेंगे। ठीक है, हमें तो एक बात समझ में आ गया कि हम ये G7 जो होता है, इस G7 में 7 ऐसे देश हैं जो विश्व के बहुत ही बड़े देश हैं और इनकी गिनती विश्व के समृद्ध देशों में की जाती है। ये लोग एक साथ मिलकर वैश्विक सुरक्षा और सहयोग के लिए कार्य करते हैं। ठीक है, इसमें अगर हम बात करते हैं तो ये जितने भी कंट्री हैं, कौन कौन इसमें देश हैं, इन देशों के बारे में हमने आपको बताया कि कौन कौन से देश इसमें शामिल होते हैं। तो ये 7 देश हैं जिनमें अगर हम बात करते हैं तो फ्रांस आता है। ठीक है, फ्रांस आएगा, यूएसए आएगा, ग्रेट ब्रिटेन आएगा। इसी में ग्रेट ब्रिटेन मतलब वही ब्रिटेन, अंग्रेजों का देश, जो बेवकूफ लोगों का देश है। हर बार बेवकूफ उनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि पूरी दुनिया को बेवकूफ समझते हैं, इसीलिए उन्हें हम भी बेवकूफ कह ही देते हैं। ठीक है, तो कनाडा आएगा, फ्रांस आएगा, जर्मनी आएगा, इटली आएगा, जापान आएगा, यूके आएगा, यूएसए आएगा। ये सभी के सभी देशों को रखा जाता है किसके अंतर्गत? तो इन्हें रखा जाता है G7 के अंतर्गत। ठीक है, इसकी स्थापना अगर हम बात करते हैं तो वही 1975 में हुई थी। अभी अगर इसमें हम देखते हैं तो ये जो अमेरिका, कनाडा, जापान, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूनाइटेड किंगडम, ये सभी हैं, ये सभी इसमें शामिल हैं। साथ में यूरोपीय संघ EU भी इसमें जो है शामिल हो गया है, यूनियन। ठीक है, ये जो इसमें अगर हम बात करते हैं कि इसका उद्देश्य क्या क्या है, तो उद्देश्य भाई आर्थिक सहयोग, वैश्विक सुरक्षा,
ठीक है, आर्थिक सहयोग, वैश्विक सुरक्षा, ये सारी चीजें इसके उद्देश्य में आपको याद रखना है कि ये इसके क्या है, यही इसका उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य सिंपल सा है, ये वैश्विक सुरक्षा पहली बात, और वैश्विक सुरक्षा की बात उस समय हम कर रहे हैं जिस समय पूरा विश्व संकटों में घिरा हुआ है, उस समय हम वैश्विक सुरक्षा की बातों को कर रहे हैं। भाई पूरा का पूरा विश्व इस समय अगर बात करते हैं तो कुछ लोगों की कमियों की वजह से, कुछ लोगों के गलत फैसलों की वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। हम लोगों को ये ध्यान देना चाहिए कि जो ईरान हर बार हमारे साथ रहता था, हम उसका साथ ना देके इजराइल का कुछ वक्तों तक सहायता करने की वजह से थोड़ा और भी प्रॉब्लम बढ़ गई है। हमारे देश में जहां से क्रूड ऑयल आ सकता था, उन सारे रास्तों पे भी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से ये सारे केस देखने को मिल रहे हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। और ये 7 देश ऐसे हैं जो लगभग अगर बात करें तो जीडीपी में 40 to 45% इनका योगदान माना जाता है। पूरे के पूरे जीडीपी में ये 40 से 45% योगदान केवल इन्हीं का माना जाता है। ठीक है, और 2014 में जो अगर हम बात करते हैं, जो क्रीमिया का मुद्दा था, इस मुद्दे में रूस जो है इससे बाहर हो गया है। ठीक है, जिससे ये पहले G8 था, अभी G7 हो गया है। पहले G8 था और अब क्या हो गया है, तो ये G7 हो गया है। चलिए इन मुद्दों पे अब हम एक बार एक समरी बनाते हैं और यहाँ पे सारी चीजों को लिख देते हैं। सारी चीजों को यहाँ से अब हम ऐड कर देते हैं। तो क्या क्या याद रखना है इसमें पॉइंट, एक एक पॉइंट आप याद रखते हुए चलेंगे। सबसे पहली बात G7 में अगर हम बात करते हैं तो पहले ये क्या था, G8 था। G8 से 2014 में क्रीमिया का जो मुद्दा था, इस वजह से कौन हट गया है, तो क्रीमिया के इस मुद्दे की वजह से हट गया है रूस। तो रूस यहाँ से निकल गया, और रूस निकल गया तो अभी ये क्या बचा है, अभी ये G7 बचा है। इसमें कौन कौन सी कंट्री है, तो इसमें है फ्रांस है, ठीक है, इसमें कनाडा है, इसमें ब्रिटेन है, इसमें जर्मनी है, ठीक है। इसमें अगर बात करते हैं तो जर्मनी है। जर्मनी के बाद अगर इसमें हम देखते हैं तो कौन कौन देश आ जाएगा, तो जर्मनी के साथ इटली भी इसी में आएगा। इटली भी इसी में आ जाता है। तो अभी तक कुल कितने हुए, 5 हो गए हैं भाई, और 5 हो गए हैं तो अब इसमें अगर हम बात करते हैं तो और कौन कौन से देश आ जाएंगे, तो इसमें आ जाएंगे अभी फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूके है। ठीक, तो 7 देशों के बारे में जो अभी आपको हमने बताया है, एक कहाँ पे हटा तो नहीं दिया हमने, जापान, यूके, यूएसए। एक जापान अभी छूटा है, और यहाँ पे एक कौन छूट गया, तो इटली और जर्मनी, इन सभी को तो हमने रखा है। यहाँ से जापान छूट रहा है। ठीक, तो ये जितने देश हैं ये सभी के सभी G7 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना, तो इनको जो है यहाँ पे रखा जाता है, और लास्ट में अमेरिका तो रहेगा ही, यूएसए सबसे बेवकूफ जो है ये तो रहेगा इसमें। डोनाल्ड ट्रंप को देख लीजिए, डोनाल्ड ट्रंप जो इन सभी घटनाओं के लिए एक अकेला व्यक्ति जिम्मेदार है। ठीक है, अगर सबसे ज्यादा योगदान किसी का माना जाए तो ये भी कम नहीं है, इसमें इनका भी योगदान महत्वपूर्ण माना जाएगा। ठीक है, बहुत ही बड़ी इनकी बात है भाई। इन सारी चीजों में अगर कोई आता है तो ये जो है सबसे ऊपर आएंगे। ठीक है, जितने भी ये माहौल बने हैं इन सभी में इनका योगदान तो सबसे अधिक माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़े क्या, आगे हम लोग देखते हैं और अगले टॉपिक पे हम लोग आते हैं। ठीक है, अगले टॉपिक पे हम लोग आते हैं और अगला मुद्दा क्या है हमारे सामने। तो इससे पहले ये समझ लीजिए कि भाई भारत जो है इसका सदस्य है नहीं। ठीक है, भारत इसका सदस्य है नहीं G7 का।
रूस था बेचारा, और रूस को भी यहाँ से क्या कर दिया गया, तो निकाल दिया गया है। ठीक है, भारत जो है इसका सदस्य नहीं है, इसमें केवल अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूनाइटेड किंगडम ही है। इसमें पहले रूस था बट उसको निकाल दिया गया है 2014 में। ठीक है, भारत जो है इसका सदस्य नहीं है। ठीक है, लेकिन इस जो 52वें शिखर सम्मेलन में कौन भाग लेने जा रहे हैं, इस 52वें शिखर सम्मेलन में भाग लेने जा रहे हैं मोदी जी। मोदी जी इस शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे, और कहाँ भाग लेने जा रहे हैं, तो भाग लेने जा रहे हैं फ्रांस में। ये फ्रांस में भाग लेने जा रहे हैं। हर बात को भाई अब जाने ही दीजिए, हम लोगों को कुछ नहीं कहना है। ठीक है, कुछ नहीं कहना है, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, इनके बारे में हम लोग कुछ भी चीजें नहीं कह सकते हैं। बट ये क्या है, तो इस बार फ्रांस में जाएंगे, और फ्रांस के ईविया में ये जो है वहाँ पे सम्मेलन इस बार होने वाला है। ठीक, चलिए अगले मुद्दे पे आते हैं, और अगला मुद्दा क्या है हमारे सामने, अगला है एक मिसाइल जो अभी दक्षिण कोरिया द्वारा विकसित नई बैलिस्टिक मिसाइल है, ह्यूनो 5 मिसाइल दक्षिण कोरिया के द्वारा बनाई गई है, जो पहले बंकरों को नष्ट करने में सक्षम है। ठीक है, ये मिसाइल हम देख लेते हैं कौन सी है। इस मिसाइल को आपको हम दिखा देते हैं, 1 मिनट रुकेंगे आप। सारी सुविधाएं यहाँ पे हमने रखा है, भाई क्यों हम लोग जाएं इतना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने, फटाफट इनको देख लेते हैं। देखिएगा ये मिसाइल किसने बनाया है, तो भाई ये मिसाइल अभी कौन बना दिया है, दक्षिण कोरिया बना दिया है। और दक्षिण कोरिया ने इसको बनाया है, बड़े बड़े जो यहाँ पे बैंकर्स हैं उनको तोड़ने के लिए। ठीक ना, बहुत ही आसानी से उनको तोड़ने के लिए इसे बनाया गया है। ठीक है, ये काफी जो है माना जाता है कि ये जो मिसाइल है इसके बारे में अगर आपको हम बताएं, तो ये जो मिसाइल है, इस मिसाइल में अगर हम लोग देखते हैं तो ये चीजें आप याद रखेंगे कि ये दक्षिण कोरिया ही बनाया है, और ये लगभग 8 से 9 टन भारी है। ठीक है, 8 से 9 टन भारी वो आगे ले जा सकता है। ठीक है, पहले से ज्यादा जो है, और ये एक तरीके से इसको वही राक्षस मिसाइल भी कहते हैं। ठीक है, ये जितने भी भूमिगत बंकर हैं, जो भी कमांड केंद्र है, उनको नष्ट करने के लिए ही बनाया गया है। ठीक, इसकी रेंज वगैरह भी पहले से ज्यादा है। चलिए अगले टॉपिक पे आते हैं, और अगला टॉपिक क्या है यहाँ से, तो नया एनडीसी लक्ष्य, भारत ने 2035 तक 60% नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का नया जलवायु लक्ष्य घोषित किया है 2035 तक। क्यों बहकाया जा रहा है देश को, देश के लोगों को, ये बात हमें नहीं समझ में आती। आपको इतना बड़ा लक्ष्य लेने की क्या जरूरत है, 2035 का लक्ष्य लेना, 2070 का लक्ष्य लेना, 2000 खत्म करके दूसरे में 2021 में जाके लक्ष्य लेना, इन सभी का जो भी निर्णय है सीधा सा इतना केवल हम कहना चाहेंगे कि भाई आज का निर्णय लीजिए ना, आज की समस्याओं को आज खत्म करने का निर्णय लीजिए, फिर आगे किसी भी लक्ष्य की जरूरत नहीं पड़ेगी। अधिकतर समस्याएं तब खत्म हो जाती हैं जब लोग उस समस्या के लिए कार्य करना शुरू कर देते हैं, और यहाँ पे हम लोग केवल लक्ष्य के बाद एक एक लक्ष्य लेते जा रहे हैं। जैसे पूरा विश्व लक्ष्य ले रहा है, विश्व सुरक्षा के बारे में, विश्व शांति के बारे में, और करता है युद्ध, उसी तरीके से हम लोग बड़े बड़े लक्ष्य ले रहे हैं। और यहाँ पे भी क्या लक्ष्य लिया गया है, अभी लक्ष्य लिया गया कि 2035 तक 60% नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का नया जलवायु लक्ष्य, मतलब नवीकरणीय ऊर्जा वाले। ठीक है, आप बताइए, जहां जरूरत हमें स्मार्ट टीचिंग की है, स्मार्ट हॉस्पिटल की है, वहां हम स्मार्ट केवल क्या लगा रहे हैं, स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं लाइटों के लिए, स्मार्ट टंकियां लगाई जा रही हैं जल के सुविधा के लिए। जल की सुविधा वहां लगानी चाहिए जहां लोगों को जल की कमी महसूस हो। यहाँ पे जल की कमी नहीं है,
वहां पर भी ऐसी टंकियां लगाई जा रही हैं, फिजूल का खर्च किया जा रहा है, ये सारी चीजें भी यहाँ पे हो रही हैं। बट ठीक है भाई, अपने अपने निर्णय हैं, अपने अपने हिसाब से जो भी इसमें सारी चीजों को, जो नीतियों को बनाने वाले लोग हैं भाई, अपने हिसाब से तो वे लोग अच्छा ही कर रहे होंगे, तो ठीक है, आप लोग अपने हिसाब से करते चलिएगा। मैं भी बहुत जल्द ही इस राजनीति में कुछ अच्छे लोग भी आ रहे हैं और हम यही चाहते हैं कि ये लोग भी जल्द से जल्द इस राजनीति में कदम रखें और फिर भाई इस देश के इन हालातों का कुछ तो सुधार हो सकता है। चलिए आगे आते हैं। अगली खबर क्या है? अगली खबर है राज्य न्यूज और पर्यावरण पर। तो यहाँ पे अगर आप बात करेंगे, इससे पहले थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं किसके ऊपर, तो राष्ट्रीय न्यूज पे बात कर लेते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय न्यूज के बारे में। और राष्ट्रीय न्यूज के बारे में हम लोग क्या याद रखना है? राष्ट्रीय न्यूज के बारे में क्या चीजें याद रखनी है? तो देखिए, अभी ये फाइनेंस बिल, जिसको वित्तीय विधेयक, वित्त विधेयक के नाम से जाना जाता है, ठीक है, फाइनेंस बिल जो है इसको वित्त विधेयक के नाम से जानते हैं हम लोग। ये वित्त विधेयक है 2026 का। इसमें क्या पारित किया गया है लोकसभा में? पहली बात तो याद रखेंगे, सदन जो होता है दो होता है, संसद में दो सदन है, एक है राज्यसभा, ठीक है, और एक है क्या? एक है लोकसभा। बात समझ में आई? तो ये लोकसभा से क्या किया गया है? लोकसभा से ध्वनि मत से 33 संशोधनों के साथ पास किया गया है। ठीक है, इसमें 33 संशोधन किए गए हैं और इसे पास किया गया है कब? 25 मार्च 2026 को। ठीक है, 25 मार्च 2026 को इसे पास किया गया है और इसमें 32 सरकारी संशोधन हैं। ठीक है, ये सारी चीजें ध्वनि मत से इसे पास किया गया और बताया गया है कि अब ये विधेयक राज्यसभा में चर्चा के लिए भेजा जाएगा और राज्यसभा से अगर इस पे पूरी तरह से मत दे दिया जाता है तो फिर इस पर बजट पास किया जाएगा। ठीक है, तो इस पे बजट पास कर दिया जाएगा और बताया जाता है कि इस बार टैक्स व्यवस्था के तहत 12 लाख तक की आयकर मुक्त है। अगर 12 लाख तक की आय आती है तो उस पे टैक्स जो है नहीं लिया जाएगा। ठीक है, बाकी इन सारी चीजों पे अगर हम बात करेंगे तो बजट के कुछ मुख्य आंकड़ों पे अगर हम चर्चा करते हैं तो बजट के कुछ मुख्य आंकड़ों पे अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पे 2026-27 के लिए 53.47 लाख करोड़ का कुल खर्च प्रस्तावित किया गया है। 53.47 लाख करोड़, इतने का आसपास खर्च जो है बताया जा रहा है, जो इसका प्रस्ताव पारित हुआ है। और इसमें बताया जा रहा है कि इसमें से जीडीपी जो हमारी है, राज्य कोषीय घाटा जीडीपी, ये 4.3% के आसपास रहेगी। ठीक है, तो ये सारी चीजों को हमको ध्यान में रखते हुए चलना है। आगे आ जाते हैं अमृत भारत स्टेशन योजना। ठीक है, अमृत भारत स्टेशन योजना क्या है भाई? तो अगर हम बात करते हैं इसमें क्या, तो हमको बात करना है अगली टॉपिक अमृत भारत स्टेशन योजना। देखिएगा, स्टेशन के बारे में, रेलवे के बारे में हमने तो बहुत ट्रैवल नहीं किया है। आज तक की पूरी लाइफ में हमने केवल एक बार ही ट्रैवल किया है इस ट्रेन से, रेलवे से। बट उनमें बस हमारा इतना सा अनुभव रहा, हमने ये देखा है कि रेलवे में, इस ट्रेनों में लोग, इनके लिए सीट इतनी ज़्यादा उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं जितने में वे बैठ सके। एक सिंपल सी बात कहना चाहते हैं, मे भी हमारा अनुभव ना सही, लेकिन दूसरों के अनुभव से तो हम कुछ चीज़ों का निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि हम क्या ये सुविधा कर सकते हैं कि केवल उतनी ही टिकट प्रोवाइड कराई जाए जितनी उसमें हम सीट प्रोवाइड करा सकते हैं। हम
अलग से इतने टिकट क्यों देते हैं कि जिससे लोगों को खड़े होकर ना जाने के बजाय बल्कि उनको भी हम बैठ के भेज सकें, अच्छे से वे जा सकें। लोगों को हमने देखा है कि खड़े होने तो दूर, वे ढंग से वहाँ पर अगर किसी तरीके से रह रहे हैं, सरवाइव कर रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। इन सारी चीज़ों में भी क्या कुछ सुधार हो सकता है, और अगर हो सकता है तो जल्द से जल्द ऐसे कदम उठाने चाहिए। मे बी ये हमारी केवल गुजारिश है। क्यों? क्योंकि एज अ सिटीजन हम लोगों के भी कुछ ऐसे अधिकार होते हैं। मानते हैं कि एक साथ इतनी लोगों का ट्रैवल जो हो जाता है जिसमें सारी चीज़ें आसान हो जाती है, बट उन आसान करने के चक्कर में क्या हम हर एक जगह इन सारी चीज़ों को खर्चा किए जा रहे हैं? तो फिर भाई इन चीज़ों पे भी हम फोकस कर सकते हैं, इन चीज़ों को भी क्या हम बना सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो फिर ये चीज़ें होनी चाहिए। चलिए देखिएगा, ये जो अभी का है भारत अमृत भारत स्टेशन योजना, ये क्या है? तो भारतीय रेलवे के बुनियादी ढांचे को आधुनिकीकरण बनाने के लिए किया गया है। ठीक है, इसमें रेल मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक मिशन है, और इसका उद्देश्य है कि पुराने रेलवे स्टेशन जो हैं इनको क्या करना है, तो जितने भी पुराने रेलवे स्टेशन थे इनको सिटी सेंटर के रूप में बनाया जाए, मतलब उनका शहरीकरण किया जाए। शहरीकरण जो थोड़े से पुराने दिखते, तरीकों में भी तो नया कर दीजिए साहब, तरीके भी तो पुराने हैं। लोग रेलवे के उस गेट पे लटकते हुए जाते हैं जहां थोड़ी सी मिस्टेक होने की वजह से केवल वे नहीं बल्कि उनका पूरा परिवार खत्म हो जाता है। इन सारी चीज़ों पे भी तो हमें ध्यान देना चाहिए। इनसे केवल आसानी से एक व्यक्ति का जीवन नहीं समाप्त होता, उनसे जुड़े हुए कईयों के जीवन पूरी तरह से रहते हुए भी समाप्त हो जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। जहां हम देशीकरण से शहरीकरण पे जा रहे हैं, वहीं पर क्या ये बदलाव नहीं किया जा सकता है? और अगर ये किया जा सकता है तो भी करना ही पड़ेगा हम लोगों को। चलिए आगे समझते हैं। तो ये 2026 में ये किया गया है, और ये बताया जा रहा है कि लगभग इस योजना के तहत देश भर में 1338 रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। 1338 रेलवे स्टेशन ऐसे रहेंगे जो पहले से पुराने थे, अब उनको नया किया जाएगा, उनका शहरीकरण किया जाएगा, उनमें अलग अलग सिस्टम बनाए जाएंगे लोगों को रहने के लिए। ये सारी चीज़ें अच्छी हैं, हम इनकी अवहेलना नहीं कर रहे हैं, बट जो चीज़ें और भी कमियां बाकी हैं हम उनके सुधार की मांग कर रहे हैं, ना कि इन कमियों को, ये जो कार्य हो रहे हैं इनसे हमको कोई प्रॉब्लम है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो ये ऐसा बताया जा रहा है कि लगभग 2026 में ही हम लोग क्या करेंगे, 172 रेलवे स्टेशन के आसपास ऐसे सुधार कर सकते हैं। अगले टॉपिक पे आते हैं। गिनीज सुगम पोर्टल नेशनल हाउसिंग बैंक के रक्षा के कर्मियों के लिए डिजिटल होम लोन एक्सेस सेतु लॉन्च किया गया है। तो ये सुगम पोर्टल के तहत है। रक्षा और तकनीकी में अगर हम बात करते हैं तो रक्षा और तकनीकी में भारत का पहला सॉफ्टवेयर रिफाइंड रेडियो को राष्ट्रीय मान्यता दी गई है। और ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा में अगर बात करते हैं तो भारतीय नौसेना के लिए हार्मुज जल डमरू मध्य में ऊर्जा शिपमेंट की सुरक्षा के लिए शुरू किया गया है। कहा गया है ताकि हम लोगों के लिए जो क्रूड ऑयल वगैरह है ये सारी चीजें आ सकें। और कवच और फाइबर प्रोजेक्ट भारतीय रेलवे ने 1236 करोड़ की संचार और सुरक्षा प्रणाली को मंजूरी दे दी है। ठीक, ये सारी चीजें हैं। बाकी अगर विविध में हम देख रहे हैं मिसलेनियस में कुछ चीजें, मिसलेनियस में जैसे जीवन पर्यंत उपलब्धि पुरस्कार, ये क्या है, तो ये भाई अभिनेता एक नंदमुरी बालकृष्ण को IFFT 2026 से सम्मानित किया गया है। नई पुस्तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा लॉन्च की गई है, जिसे लिविंग विवेकानंद वे प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी ऑफ मॉडर्न इंडिया के रूप में रखा गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे जोड़ी गई हैं, इनको आप लोग देख सकते हैं। ठीक है,
बाकी ये आज का जो भी चीज था, जो भी मुद्दे थे इन पे हमने बात कर लिया है, ठीक है। और एक याद रखना है कि अमराबाद टाइगर रिजर्व तेलंगाना में ये 54 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड रोड ब्रिज की योजना और वन्य जीव सुरक्षा हेतु इसे बनाया गया है। और दुर्लभ फफूंदी खोज एक क्या है, तो दुर्लभ प्रजाति जहाँ पे तेलंगाना में अगर बात करते हैं तो इनके लिए कावल टाइगर रिजर्व में पहली बार देखी गई है, जिसे दुर्लभ फफूंदी खोज यानी कि जो दुर्लभ प्रजातियां हैं जो दिखाई नहीं देती हैं, इनको जो है टाइगर रिजर्व में दिखा गया है, कावल टाइगर रिजर्व। राजस्थान में अगर बात करते हैं, मुख्यमंत्री द्वारा निवेश और रोजगार बढ़ाने के लिए औद्योगिक पार्क संवर्धन नीति 2026 का अनावरण किया गया है। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट थे जिन पे हमने जो है चर्चा किया है। बाकी आगे की खबरों को हम और ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब डेली की खबर आपको डेली मिलना स्टार्ट हो गई। तो अभी ये फर्स्ट डे था, इसमें हमने सारी चीजों को ज्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस किया है, बट आगे से जो भी चीजें रहेंगी उनको हम पूरी तरह से डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट डे तो ज्यादा लेट नहीं होना चाहिए, आज की ही एक खबर है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय।